जय हिंद दोस्तों। मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो आज की हमारी क्लास है, ये हमने आपसे एक 150 डे का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी डिस्कस किया था। उस 150 दिन का जो हमारा प्लान है, उस प्लान के अंतर्गत हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है वो इस क्लास की सीरीज है। मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा यहाँ पर संक्षिप्त में बता देता हूँ। जो दोस्त यहाँ पर पहली बार शामिल हो रहे हैं उनके लिए मैं एक संक्षिप्त एक डिस्कस कर दे रहा हूं कि हम लोग आने वाले 150 डे में क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, हमने आपसे 3 प्लान डिस्कस किया है। प्लान नंबर 1 क्या है? हम लोग 15,000 एमसीक्यू, ठीक है, 15,000 एमसीक्यू की हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ये एमसीक्यू वो हैं जो कि उत्तर प्रदेश के किसी न किसी परीक्षा में, जहां पर जीएस का पेपर आता है, उस परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए हम लोग फॉलो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो घटना चक्र पूर्वावलोकन की एक बेहद शानदार बुक है जिसमें सम्मिलित विषय सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर शामिल किया गया है। और ये जो सीरीज है, ठीक है, मतलब घटना चक्र की सबसे जो वन ऑफ द बेस्ट बुक है वो बुक अभी मैं ये मानता हूं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिल जाएंगे। करीब 15,000 एमसीक्यू यहाँ पर शामिल किया गया है। और अगर आपने इतना एमसीक्यू आने वाले 150 दिन में प्रैक्टिस कर लिया, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि प्रीवियस ईयर का आया हुआ कोई भी प्रश्न आप लोग एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। तो ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी जो पहली क्लास थी जिसको निशान सर ने लिया था, उसमें हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट कर दिया गया था। आज डे 2 पर मैं यहां पर आप लोगों की इंडियन पॉलिटी को यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहला सीरीज तो हमारा यहां पर ये है। सेकेंड सीरीज दोस्तों हम लोग यहां पर क्या है, वो है 30 ईयर का, ठीक है, 30 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक चर्चा, पीवाईक्यू चर्चा, जो कि लाइव क्लास होती है। लगभग 4 से 5 के बीच में डेली शाम को ये क्लास आप लोगों की लाइव चलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। जो हमारी तीसरी सीरीज है, ध्यान रखना, अभी तक दोनों सीरीज हमारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड थी, लेकिन चूंकि अभी से लेकर के एग्जाम तक में 150 डेज हमारे पास टेंटेटिव बचा हुआ है, एक अनुमानता हमारे पास 150 दिनों का समय यहां पर बचा हुआ है। तो हम लोग केवल प्रीलिम्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग प्रीलिम्स के साथ साथ यहां पर क्या करने वाले हैं, मेंस को भी समय देंगे। और उस मेंस में हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यूपी स्पेशल, ठीक है, जो यूपी स्पेशल के 2 पेपर, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 इस बार शामिल किया गया है, 2023 में शामिल किया गया था, उस पेपर के हम यहाँ पर पूरा एफर्ट देंगे। और इसके लिए हमने करीब 100 दिन का, ठीक है, एक प्रॉपर प्लान डिस्कस किया जहां पर हम लोग डेली एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पेपर 5 से हम करीब 50 क्वेश्चन, पेपर 6 से हम करीब 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर करने वाले हैं। ये तीनों सीरीज आप लोगों के लिए फ्री रखी गई है। और आने वाले 150 दिनों में अगर आपने हमारे साथ ये सीरीज फॉलो कर लिया, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपकी प्रिपरेशन जितनी अभी है उससे बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल श्योर है। तो बस आप लोग करना क्या है, एक साइलेंटली आप लोग को ये तीनों सीरीज फॉलो करनी है, अपना सेल्फ स्टडी करना है, नोट्स का रिवीजन करना है और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो भाई, तो इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्लास, जो आज की हमारी क्लास, उस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आज हम लोग जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चंस कैसे हैं। देखो भाई, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी से, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था से। एक बात को बहुत क्लियर समझना कि भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है, कब से हम लोग को पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो ब्रिटिश इंडिया का टाइम था, जब भारत गुलाम था, जब अंग्रेज हमारे यहां पर थे, तो अंग्रेजों ने भारतीयों पर शासन करने के लिए, भारतीयों को गवर्न करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज बनाए, बहुत सारे अधिनियम पारित किए, बहुत सारे एक्ट लेकर के आए गए। तो हमारी जो पढ़ाई स्टार्ट होती है इंडियन पॉलिटी की, वो वहां से होती है। तो जो आप क्वेश्चन भी देखोगे, तो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम से स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग को अपनी पढ़ाई इंडियन पॉलिटी की वहां से करनी है। बस एक बात ध्यान रखना, चूंकि यहां पर हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे, तो हम लोग पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे। हिस्ट्री के लिए आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री में निशान सर ऑलरेडी वहां पर चीजें कवर कराएंगे। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यही चीज है। अभी क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ध्यान रखना, कलकत्ता की बात कर रहा है, कह रहा है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट कब स्टेब्लिश किया गया था, किस एक्ट के अंतर्गत स्टेब्लिश किया गया था। ये यहां पर आप लोगों से एक बहुत बेसिक प्रश्न पूछा हुआ है। 4 विकल्प आप लोगों के सामने है। ठीक है, पहला विकल्प यहां पर क्या कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट कह रहा है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर कह रहा है पिट्स का जो इंडिया एक्ट था 1784 वाला, वो कह रहा है चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। अच्छा, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार हम लोग थोड़ा सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए थे उसका एक संक्षिप्त यहां पर एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें किया गया था। देखो भाई, भारत में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए थे उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 1773 से लेकर के 1857 तक का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में।
ठीक है। देखो होता क्या है, 1773 में क्या होता है, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्ट लेकर के आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ध्यान रखना, रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा मेरी राइटिंग पर कोई नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट समझने पर यहां पर ध्यान देना, ठीक है। जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में लेकर के आया गया था, वो सबसे पहला एक्ट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं जनरली यहां पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है कि 1784 में 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट यहां पर आता है, ठीक है। पिट्स का जो इंडिया एक्ट है वो यहां पर आता है, पारित होता है, ठीक है। 1784 के बाद क्या होता है कि 1793 में, ठीक है, 1813 में, 1833 में और 1853 में, ठीक है। ध्यान देना यहां पर इन सबके मध्य में 20-20 साल का गैप है, 20 ईयर का गैप है, मतलब 20-20 सालों पर पुराने अधिनियम का एक एनालिसिस किया गया और उस एनालिसिस में कुछ अमेंडमेंट किए गए 20 साल बाद, तो एक नया चार्टर एक्ट यहां पर लेकर के आएगा, ठीक है। इन सबको हम लोग कहते हैं चार्टर एक्ट, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, चार्टर अधिनियम कहते हैं, ठीक है। तो 20-20 साल पर आप देखोगे तो 1793, 1813, 1833, 1853 ये 4 एक्ट यहां पर लेकर के आए गए थे। ये ड्यूरेशन है आप लोगों का 1857 से पहले तक। 1857 के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी बहुत सोचती समझती है, कहती है कि नहीं यार, ये कंपनी जो है ना, कंपनी केवल व्यापार नहीं कर सकती है, और कंपनी को हम लोग को एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लेकर के आना पड़ेगा अगर हम लोग भारत पर लंबे ड्यूरेशन तक शासन करना चाहते हैं तब, ठीक है। तो 1857 में पूरी कंडीशन चेंज होती है। तो 1857 के बाद से हम लोग क्या करेंगे, 1947 तक का जो ड्यूरेशन है, इसमें हम लोग कुछ नए कानून लेकर के आते हैं। वो कानून कैसे हैं समझना भाई। एक 1858 में 1858 में एक भारत शासन अधिनियम आता है, ठीक है, इंडियन गवर्न एक्ट लेकर के आती है सरकार, ठीक है। 1858 में भारत शासन अधिनियम जो रहता है बेहद इंपॉर्टेंट अधिनियम था। आपको पता होना चाहिए कि 1857 के बाद कंपनी का जो शासन है उसको समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश भारत में जो गवर्नमेंट थी उसको क्राउन के अधीन, मतलब ब्रिटिश में जो राजा है उसके अधीन यहां पर लेते आया गया था, ठीक है, ब्रिटिश की रानी के अंतर्गत यहां पर लेते आया गया था, ठीक है। ये 1858 का अधिनियम था। इसी अधिनियम को हम लोग एक नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानता है, मतलब भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। तो वो 1858 का भारत शासन अधिनियम था। ये बात यहां पर आप लोग ध्यान रखिए, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, ठीक है। एक तो ये बहुत सिंपल सी बात हुई। इसके बाद क्या होता है कि 1861 में इंडिया काउंसिल एक्ट आता है, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम लेकर के आया जाता है। और 1861 के बाद आप देखोगे तो यहां पर 1892 में भी भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद 1909, 1919 और 1935 ये 3 अधिनियम आप लोगों को पता है। और इसके बाद 1947 में भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है वो यहां पर आता है। तो भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में जो अधिनियम आए वो इस क्रम से आए। तो एटलीस्ट आप लोगों को एक बात तो पता होना चाहिए कि किस ईयर में कौन सा अधिनियम आया था, ठीक है। जैसे कई बार एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस ईयर में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। तो 1773। अच्छा, इनके कुछ बेसिक प्रोविजन, जैसे कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया होगा तो उसने क्या किया होगा, उसने रेगुलेट करने का कुछ काम किया होगा, ठीक है। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके शासन पर नियंत्रण स्थापित किया था। रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज, जो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश सरकार थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण यहां पर स्थापित किया था। और इसी अधिनियम के अंतर्गत, ध्यान रखना, इसी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। तो जो हमारा पहला प्रश्न था, मैं इतना लंबा चौड़ा कहानी इसलिए सुनाया कि अभी हम लोग आने वाले आधे 1 घंटे जो डिस्कशन करेंगे ना, उसका पूरा सारांश यहां पर है कि भाई हम लोग को कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया के टाइम के याद रखने हैं। तो मैंने आप लोग को लाइन से यहां पर सारे अधिनियम बता दिए हैं। अब आप लोग चाहो तो एक काम कर लो, इसका एक प्रॉपर चार्ट बना लो, ठीक है। एक तरफ ईयर, एक्ट का नाम और उसमें कौन कौन से विशेष प्रावधान वहां पर शामिल किए गए थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना। ये मत कहना कि बुक में ऑलरेडी मुझे पता है, लेकिन जब आप उस पर वर्क करोगे ना तो आपको याद बहुत ज्यादा समय तक वो रहेगा। अब देखो, तो मैं 2 बातें यहां पर लिख रहा हूं रेगुलेटिंग एक्ट सामने कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कहां पर, कलकत्ता में, ठीक है। अच्छा, इसी के जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था कलकत्ता में, इसके जो चीफ जस्टिस थे वहां पर वो थे एलिजा इम्पे। इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये नाम भी पूछता है, एलिजा इम्पे, ठीक है, नाम ध्यान रखना, एलिजा इम्पे वहां पर चीफ जस्टिस थे। और इनके बाद 3 न्यायाधीश की नियुक्ति वहां पर और
किया गया था। ठीक है, एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो भाई, उसके बाद क्या होता है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है, जो पिट्स का भारतीय अधिनियम आता है 1784 ईस्वी में, 1784 में, उसमें क्या होता है ये बात समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल डायमेंशन था, जो राजनीतिक गतिविधियां थी उसको, और जो व्यापारिक गतिविधियां थी, जो बिजनेस एक्टिविटी थी, उसको अलग अलग किया गया और उनको अलग अलग नियंत्रण करने के लिए यहां पर दो अलग अलग परिषदों की स्थापना होती है। ठीक है, एक जिसको हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक जिसको हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल रहता है वो राजनीतिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर रहता है वो आप लोग के वहां पर जो बिजनेस एक्टिविटी रहती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा गया था और दो नए इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो वो है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। ये बात यहां पर याद रखना, पॉइंट क्लियर है। अब देखो जो चार्टर एक्ट, ये आप लोगों के 4 चार्टर एक्ट यहां पर सामने दिया गया है। इन चार्टर एक्ट में आप लोगों को छोटी छोटी बातें आगे धीरे धीरे आप लोग पढ़ोगे, जैसे कि कुछ बातें हम लोग पढ़ते हैं। क्या 1813 में क्या होता है कि चाय और चीन को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको यहाँ पर मोनोपोली जो थी, ठीक है, बिजनेस में उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली जो थी चाय और चीन को छोड़कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसी 1813 के अधिनियम में आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया था। लेकिन वही कॉन्सेप्ट क्या करता है आगे चल करके, आंग्लवाद और प्राच्यवाद के मध्य में एक विवाद उत्पन्न करता है। फिर बाद में मैकॉले का प्रवेश यहां पर होता है, मैकॉले अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देता है। वो सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है। ठीक है, तो 1813 में ये दो काम हुआ था। 1833 में क्या होता है कि चाय और चीन पर भी जो एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, उसको भी यहां पर समाप्त कर दिया जाता है और कंप्लीट तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजनीतिक एक निकाय जो है यहां पर घोषित कर दिया था। ठीक है, ये बात यहां पर आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद हमने देखा है कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसको हम लोग एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आप लोग को यहां पर ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज पर। ठीक है, देखो भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या था समझते हैं। पहला क्वेश्चन था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट के अंतर्गत किया गया, तो बहुत सिंपल सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे देखो भाई, अगला क्या कह रहा है कि इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे और इनके साथ 3 न्यायाधीश यहां पर और बनाए गए थे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो भाई सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं एक बात बहुत सिंपल सा बोल रहा हूं, अगर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन करते हो और अगर आप मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस गलत करते हो एग्जाम में, तो फिर आप अपना सिलेक्शन खुद हटा रहे हो वहां से। बात समझना क्यों? क्योंकि मैच द कॉलम एक ऐसा सेक्शन है जो कि आयोग आप लोगों को प्लेट में खाना परोस करके देता है कि भाई लोग खा लो, बस तुमको बस चम्मच लगा कर खाना है, इतना तो आप लोगों को आना चाहिए। जैसे अब यहां पर कह रहा है कॉलम 1 कॉलम 2। अब समझना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में हेल्प करते हैं, बात समझो। आपने पहले क्या पढ़ा आपने कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत किया गया, आपने याद कर लिया कि 1773 में कर दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। आपने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा यहां पर, ये आप लोगों के बाद में प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया। मानो क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, मैं अभी जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था उन सब चीजों को भूल जाओ, अभी बस पहला क्वेश्चन यहां पर ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ये तो आपने पढ़ा है, पहला क्वेश्चन वही था यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किया गया। ठीक है, इसको मिला दो आप लोग कॉलम 2 में कहां पर देकर के। ठीक है, तो कॉलम 2 में आप देखो ऑप्शन नंबर 1 नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की यहां पर बात कर रहा है, तो बी को आप जैसे ही 1 से मैच कराओगे आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, आपका आंसर आ गया। आपको बाकी चीज पढ़ने की यहां पर जरूरत ही नहीं है। समझे मेरी बात कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डायरेक्टली आपको नहीं आएगा, डायरेक्टली भी आते हैं बट डायरेक्टली अगर नहीं भी आ रहा है ना तो बाकी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। लोग एक टॉपर 135 तो 40 नंबर प्रीलिम्स में पाए हैं। कैसे पाए हैं? आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना, किसी भी टॉपर से पूछ लेना। ठीक है, 2023 में जितने लोग टॉप की जिन्होंने सेलेक्ट हुए ना, सबसे आप पूछ लेना, सब एक सिंपल सी बात बोलेंगे, भाई प्रीवियस ईयर जरूर करना। अगर प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हो तो तुम मूर्ख हो, अपने माथे पे ऐसे मूर्ख लिखवा करके आप घूम सकते हो चाहो तो, आपको ये अधिकार दिया गया, आपको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, आप माथे पर लिखवा करके चल सकते हो। ठीक है, ये बात समझ लेना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग 1773 आंसर इसका आ गया। हालांकि फिर भी हम लोग एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। कह रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद की स्थापना, मैंने अभी डिस्कस किया था ना कि पिट्स का जो भारतीय अधिनियम था उस अधिनियम के अंतर्गत
ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था। तो इसको आप पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 से मिला दो, ठीक है। अब देखो ए का 2 से यहाँ पर मैच किया हुआ है, ठीक है। थर्ड कह रहा है कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दिया गया, ठीक है। ये एक अच्छा प्रोविजन है। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, ठीक है, अभी हमने 1813 के चार्टर एक्ट में 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था कि 1813 के अंतर्गत 1 लाख रुपए का शिक्षा के लिए व्यवस्था किया गया था और अंग्रेजों को जब मोनोपोली चालू चीन को छोड़ करके उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। यहां पर एक बात और लिख लो कि अंग्रेजों ने यहां पर क्या किया कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की, भारत में कार्य करने की यहां पर क्या किया, अनुमति दे दिया, ठीक है। तो जो आप लोग चार्ट बनाओगे ना नोट्स के लिए, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को नोट्स बताया बनाने का तरीका, वो बनाना है सब लोगों को, भागना मत। मैं डिस्कशन ग्रुप पे आप लोगों से मांगूंगा कि भाई वो जो आपने नोट्स बनाओगे एक बार मुझे दिखाओ। चलो क्लास करने से थोड़ी यहाँ पर काम चलेगा, ठीक है, आप लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा साथ साथ में मेरे, तो उसको वहां पर लिख लेना। चौथा यहाँ पर क्या कह रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल की परिषद में जो कानूनी सदस्य था, आपको याद होगा मैकॉले को बनाया गया था, ठीक है, मैकॉले को बनाया गया था। और ये घटना थी 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसी में पहला विधि मंत्री बनाया गया था, आप लोगों को याद होगा, लॉ मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है, मैकॉले को। तो मैकॉले की भूमिका यहाँ पर ये है, आप लोग ध्यान रखना। ये चारों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद अच्छे पॉइंट यहाँ पर थे। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है। और मेरा जो बताने का तरीका है, जो मेरा क्वेश्चंस को डिस्कस करने का तरीका है, वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो मैं तो आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 2015 में क्वेश्चन पूछा आरओ वाले पेपर में, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को, मोनोपोली को समाप्त कर दिया था? क्लियर सी बात, अभी तो हमने डिस्कस किया। 1813 में 3 काम किया गया है। चाय चीन को छोड़ करके एकाधिकार समाप्त किया गया, 1 लाख रुपए का व्यवस्था किया गया, ईसाई मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, ठीक है। याद कर लो, रट्टा जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है, बात ही खत्म, कुछ यहाँ पर बचा ही नहीं आप लोगों के सामने। आप देखो कह रहा है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, ठीक है। अच्छा देखो, ये हिस्सेदारी की थोड़ी सी बात कर रहा है, समझते हैं क्या कह रहा है कि भारतवासियों को अपने देश के गवर्नमेंट में, ठीक है, कुछ हिस्सा लेना संभव कब बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ हिस्सा लेना संभव कब बनाया, इसकी बात कर रहा है। 4 पॉइंट यहां पर दिया गया, ठीक है। 1833, 53, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट, यहां पर 4 चीजों की बात कर रहे हैं। देखो दरअसल क्या होता है ना कि ये 1833 में प्रोविजन किया था, एक कानून लेकर के आती है सरकार। वो ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो क्राउन की मतलब ब्रिटिश व्यक्ति हो, ठीक है, उन दोनों ही व्यक्ति को अपने धर्म, रिलीजन, ठीक है, बर्थ प्लेस, जन्म स्थान, वंशानुक्रमण, कलर अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये 1833 में जो है ये एक नियम लेकर के आया गया था। हालांकि कितना लागू हुआ होगा आप लोगों को पता ही है, बट ये नियम लेकर के 1833 के अधिनियम में आया था। और यही अधिनियम आगे चल करके भारतीयों के अधिकार की एक बात को सुनिश्चित करता है, क्योंकि उन्होंने इस बात को पहले ही स्वीकार कर लिया कि हम आपके साथ आपके जन्म स्थान, आपके वर्ड, आपके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत पावरफुल स्टेप था, ठीक है। तो ये बात यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि 1833 का जो अधिनियम था, जो चार्ट बना रहे थे ना, उस चार्ट में इस पॉइंट को यहां पर शामिल कर लेना, ठीक है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहे हैं। किस एक्ट के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को, जो इंडियन काउंसिल है, उसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? ध्यान रखना, केवल बहस करने की शक्ति दिया गया था, यहां पर वोटिंग पावर अभी भी इनके पास नहीं था। ये केवल बहस कर सकते थे, वो भी कुछ समय पहले एक स्वीकृति लेने के बाद। तो ये था आप लोगों का इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 में बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। लेकिन उसके लिए 6 दिन की अग्रिम सूचना देनी पड़ती थी प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर ना तो आप पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, मतलब कोई प्रश्न माने आपने पूछा, उस पर कोई आंसर आया तो आप दोबारा से प्रश्न वहां पर नहीं पूछ सकते थे, और ना ही यहाँ पर आपके पास मतदान का, वोटिंग का अधिकार था, ठीक है। ये 2 बातें ध्यान रखना। 1892 के अधिनियम में बहुत अच्छा स्टेप था। धीरे धीरे क्या होता है ना कि सरकार खुद भारतीयों को पावर देना कोशिश करने लग जाती है, क्योंकि सरकार को पता था कि भारतीय इतना विद्रोह कर रहे हैं। 1892 ड्यूरेशन आपको पता होगा, 1895,
कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, क्रांतिकारी मूवमेंट स्टार्ट हो रहे थे। तो ये वो ड्यूरेशन था जब अंग्रेजों को लग गया कि यार भारतीयों को देना ही पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो 1833 के अधिनियम में क्या हुआ, अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। 1892 में क्या हुआ कि बजट पर बहस करने की अनुमति यहां पर दे दी गई, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। वही क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन वो नहीं है, संघीय न्यायालय की बात कर, ध्यान रखना, फेडरल जो कोर्ट है उसकी बात कर रहा है। हमने इससे पहले जो पहला क्वेश्चन देखा था वो क्वेश्चन था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उस एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया था कलकत्ता में, लेकिन वो संघीय न्यायालय नहीं था, वो फेडरल न्यायालय नहीं था। फेडरल न्यायालय, फेडरल टर्म ही जनरली क्या होता है ना, फेडरेशन ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट, अखिल भारतीय संघ के जो स्थापना की बात होती है वो 1935 की भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत आती है, ठीक है। 1935 में ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, संघीय न्यायालय का जो बात है वो 1935 के अधिनियम में किया गया था, 1937 में इसको क्या गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। तो आप लोग यहां पर चूंकि ऑप्शन में है नहीं, लेकिन अगर यहां पर ऑप्शन में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। कंफ्यूजन अपने आपके पास नहीं पालना है, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। ये जो 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था, उसके जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। यहां पर 1937 में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित होता है, जो फेडरेशन कोर्ट स्थापित, संघीय न्यायालय स्थापित होता है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर मोरिस ग्वेर, ठीक है, मोरिस ग्वेर। ये नाम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र में, ठीक है, केंद्र में डायरकी इन द सेंटर, ये किस एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन की जो स्थापना, ये बड़ा टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो इस क्वेश्चन में दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक केंद्र मतलब सेंट्रल की बात कर रहा है, एक द्वैध शासन मतलब डायरकी की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो डायरकी क्या होता है ना, जो द्वैध शासन था 1919 में, ठीक है, सॉरी 1919 में क्या था कि प्रांतों में, ध्यान रखना, प्रांतों में द्वैध शासन यहां पर ले आया गया था, डायरकी को प्रांतों में, स्टेट्स में 1919 में ले आया गया था, ठीक है। लेकिन 1935 में क्या होता है कि प्रांतों में से द्वैध शासन को हटाया जाता है और केंद्र में इसको यहां पर स्थापित किया था, ठीक है। तो प्रश्न में चूंकि केंद्र शब्द यहां पर दिया गया तो इसका आंसर क्या होगा 1935। कंफ्यूजन बिल्कुल मत करना, 1919 1935 दोनों अधिनियम क्या है, द्वैध शासन के संदर्भ में। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लेकर के आया गया था, 1935 में केंद्र में लेकर के आया गया था, प्रांतों में से हटा लिया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर दिया गया, ठीक है। अब देखो भाई, अच्छा द्वैध शासन का मतलब क्या है कि जो जितने भी फेडरल टॉपिक्स थे, फेडरल विषय थे, सब्जेक्ट्स थे, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। एक रिजर्व्ड आरक्षित और एक हस्तांतरित विषय, फिर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो रिजर्व्ड थे वो जो गवर्नर था उसके लिए रिजर्व कर दिए गए थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे कानून आप लोग भारतीय मंत्रियों द्वारा बनाया जा सकता था यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो प्रोविजन यहाँ पर किया गया था 1919 और 1935 के अधिनियम में, ठीक है। 1935 में केंद्र में, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन को लेकर के आया गया था, ठीक है। अब देखो भाई कह रहा कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी, ठीक है। द्विसदन, दो सदनों की स्थापना, ठीक है, ऊपरी और निचली सदनों की स्थापना केंद्र में, ना भारतीय विधान पालिका की बात कर रहा है, कब किया गया था, ये प्रश्न है। अब समझो 1919 का जो अधिनियम था ना, 1919 के अधिनियम में क्या किया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन डायरेक्टली लेकर के आया गया था, प्लस उसी में केंद्र में दो सदनों की स्थापना किया गया था, ठीक है, 1919 में ही। ये बात ध्यान रखना, 1919 का अधिनियम को जब चार्ट में आप लोग लिख रहे होगे चीजों को, तो ये दो पॉइंट वहां पर शामिल करना कि प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्रों में द्विसदनी व्यवस्था, ये 1919 का अधिनियम है, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप की चीजें आप लोगों को यहाँ पर याद हो रही होंगी और आई होप कि आप लोगों की क्लासेस समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा अगर आपको इस क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि सर की स्पीड बहुत ज्यादा है, सर की स्पीड बहुत कम है, एक बार कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। मेरे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क वही है, ठीक है, कि मैं आप लोगों को फीडबैक लूँ, फीडबैक के आधार पर कुछ इंप्रूवमेंट करूं, ताकि आप लोगों के पास तक जो डिलीवरी हो चीजों की, जो कंटेंट की डिलीवरी हो, जो क्लासेस की डिलीवरी हो, वो सबसे बेस्ट हो। अगर मैं यहाँ पर एफर्ट कर रहा हूँ बैठ करके आप लोगों के साथ, भाई देखो एक बहुत सिंपल तरीका है, ये बुक लेता मैं कहता कि मार्केट से ले लो, पढ़ लो, काम खत्म हो गया। मुझे पता है कि आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते, आप पर डिपेंड करता है, यहाँ पर मेरे पर डिपेंड कर रहा है। जितना अच्छा मैं कंटेंट आपको दूंगा, जितना मैं क्लास को इंटरेस्टिंग रखूंगा, आपको उतना समझ में आएगा, आप उतने एफर्ट से पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो सजेशन जरूर देना। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में, तो सर हम स्पीड तेज करेंगे वरना हम लोग की जो
आगे तो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस जिसके आप प्रिपरेशन करने के लिए बेताब हो। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कि भारत में होनी थी। पहला स्टेटमेंट यहां पर ये दे रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का जो परसेंटेज है वो यूरोपियों से ज्यादा हो गया था। तो ये बात तो देखो सही है। 1941 में क्या होता है ना कि जो भारतीय थे इंडियन सिविल सर्विस में उनकी संख्या यूरोप वासियों से अधिक हो गया था, इसीलिए तो अंग्रेजों को भागना पड़ गया। ठीक है, वरना अंग्रेज तो रह जाते ना अभी। तो ये यहां पर एक सही बात है, ये तो मुझे पता है। 1919 वाला जो कॉन्सेप्ट है इस बात को समझिएगा आप लोग ऐसे कि भारत में जो सिविल सर्विस की स्टार्टिंग हुआ था वो 1854 में हुआ था। 1854 में हमने क्या किया था कि हमारे लिए सिविल सर्विस का स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन उसका आयोजन कहां पर होता था, वो होती कहां पर थी, वो होती थी लंदन में। ठीक है, होती थी लंदन में। लेकिन चूंकि फिर भारतीयों ने बहुत डिमांड किया कि भाई हमारे लिए सिविल सेवा है, हमारे लिए सिविल सर्विस है, तो उसको कम से कम भारत में कराया जाए। ठीक है, तो भारत में कराने के लिए क्या होता है कि 1919 के अधिनियम में इस कॉन्सेप्ट को शामिल किया जाता है और 1922 से ये परीक्षा भारत में होना प्रारंभ होती है। सबसे पहले इसको हम लोग प्रयागराज में कराते हैं और फिर दिल्ली में कराते हैं। इसीलिए यही कारण है जो हमारा प्रयागराज है वो सिविल सेवा की प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। ठीक है, हालांकि अभी तो वो यूपीएससी से भी पीसीएस की तरफ फोकस्ड हो गया, लेकिन वो एक बहुत बड़ा गढ़ है हमारे लिए सिविल सर्विस की प्रिपरेशन का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो 2 बातें हैं, 1854 में हमारे लिए सिविल सर्विस स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन होता कहां पर था, होता था लंदन में। 1919 में क्या किया गया, अधिनियम के अंतर्गत भारत में करने का बात किया गया। 1922 से भारत में होने लगा, पहले प्रयागराज में हुआ, फिर दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये बातें आप लोग यहां पर ध्यान रखना। ठीक है ना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ आए होंगे। दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या है, सही दिया गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। राष्ट्रपति की अध्यादेश, ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किससे प्रेरित है, यहां पर ये पूछा गया है। सिंपल सी बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोस्टली प्रोविजन लिए गए हैं वो 1935 के अधिनियम से लिए गए। ठीक है, तो 1935 का जो अधिनियम है उसके यहां से हमने क्या कि अपने लिए राष्ट्रपति के लिए जो अध्यादेश का पावर है वो 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट से लिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। भारत में जो अध्यादेश की सबसे पहली स्वीकृति वो 1861 में दिया गया था। ठीक है, 1861 में अध्यादेश की बात को लेकर के आ दिया गया था। ठीक है, ऑर्डिनेंस कॉन्सेप्ट यहां पर लेकर के आ गया था। ठीक है, अगर आप देखो तो प्रेजेंट टाइम में जो आर्टिकल 123 है, जो अनुच्छेद 123 है, ठीक है, वो राष्ट्रपति के अध्यादेश पावर की बात यहां पर करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। हालांकि भारत में अध्यादेश का कॉन्सेप्ट 1861 के अधिनियम से आ गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप लोग ध्यान रखना। फिर एक क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्थापित और केंद्र में द्वैध शासन केंद्रों में डायरकी भारत में कब लागू किया गया, 1935। तब से तो वही डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। आई होप की चीजें आप लोग समझ आ रही होंगी, आई होप की चीजें आप लोग यहाँ पर याद हो रही होंगी। ठीक है, ध्यान रखना। 1935 में हमने फेडरेशन ऑफ इंडिया का बात किया था, लेकिन उसको हम कभी लागू नहीं कर पाए थे, यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम इंडियन जो एक्ट है, ठीक है, 1935 का, उसमें स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 का पार्ट नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर ये पूछ रहा है, ध्यान देना। ठीक है, चीज समझा। पहला, देश के लिए लिखित संविधान। सेकंड कह रहा है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। ठीक है, इलेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल प्रतिनिधि। ठीक है, एक संघ की योजना फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापित करना। ठीक है, विधानमंडल के लिए, काउंसिल के लिए सरकारी सदस्यों को समवाचित नॉमिनेट किया जाना। ठीक है, इनमें से आपको ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है जो कि 1935 में शामिल नहीं था। ध्यान देखो, हमारे जो संविधान का कॉन्सेप्ट है ना, जो संविधान का कॉन्सेप्ट है जनरली वो क्रिप्स प्रस्ताव के बाद से आता है। क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 में आई थी, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था, ठीक है, 1942 में, उसके बाद से हमारे लिए संविधान की बात सरकारों के द्वारा की जाती है। उससे पहले तो संविधान का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ठीक है, हम लोग डिमांड कर रहे थे, एमएन रॉय जैसे जो व्यक्ति डिमांड कर रहे थे, लेकिन 1942 में क्रिप्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को स्वीकारती है हल्का फुल्का। ठीक है, कि सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा तो हम आपके लिए कुछ कुछ यहाँ पर ये काम कर देंगे। तो जो लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट है वो 1935 में तो आया ही नहीं था। ये बात बिल्कुल क्लियर तौर पर
याद रख लेना, कंफ्यूजन बिल्कुल करना ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो प्रेजेंट टाइम का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगला देखो भाई क्या कह रहा है, निम्नलिखित अधिनियमों से किस एक्ट के अंतर्गत वर्मा जो म्यांमार है वो भारत से अलग हुआ था? तो 1935 का जो अधिनियम था ना, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से क्या किया था कि बर्मा या फिर म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। ये बात यहां पर याद कर लेना, ठीक है, ये बात यहां पर क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब देखो भाई अच्छा, ये अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर स्टार्ट होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि ब्रिटिश भारत में किस प्रकार से संवैधानिक विकास हुआ, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर हुआ अधिनियमों के माध्यम से, हमने अभी तक उसको देखा। मैंने आपको एक चार्ट बनाने को बोला है, चार्ट बनाना बेहद सिंपल है, ईयर एक्ट का नाम, ठीक है, उससे कुछ कुछ विशेष प्रावधान जो कि अभी तक हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये चार्ट बना करके सब लोग शेयर करोगे, मुझे सबका चार्ट चाहिए ही चाहिए, और अपना चार्ट बनाए, कोई दूसरे की चार्ट की कॉपी नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर समझो। अगला क्वेश्चन देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एवं कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकिंग प्रोसेस है, जो निर्माण प्रक्रिया है, उसकी यहाँ पर बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो अभी मैंने बताया ही ना कि एम.एन. रॉय जो थे, जो साम्यवादी थे, कम्युनिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले भारत में संविधान का एक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था, संविधान सभा का एक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था, और ये घटना 1934 की, ध्यान रखना 1934 की, लेकिन अंग्रेजों के कानों पर जू नहीं रहेगा। अंग्रेजों के कानों पर जू कब रहेगा पता है? 1939 में क्या होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। उनको लगता है कि अगर भारतीय सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इस बार तो महात्मा गांधी जी भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे, तो भारतीय सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो 1942 में कहते हैं क्रिप्स मिशन, भाई जाओ इस क्रिप्स थोड़ा बहुत बातचीत करो, भारतीयों को फुसलाओ, और फुसला करके ये कहो कि जब ये समाप्त होगा, आप लोगों का ये सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा, तब हम आपके संविधान सभा पर डिस्कशन करें क्या किया सकता है, ठीक है। तो एम.एन. रॉय ने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का कॉन्सेप्ट दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, उसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था? फिर मैंने बताया कि क्रिप्स प्रस्ताव 1942, इसने सबसे पहले क्या किया था कि एक इलेक्टेड बॉडी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की बात यहां पर स्वीकार की थी, लेकिन कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये बात ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन, आपको पता है कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था, और कैबिनेट मिशन ही वो मिशन है जिसने भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी के माध्यम से क्या होता है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का पार्ट नहीं था? ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा नहीं था। जब भी क्वेश्चन में नहीं शब्द को पढ़ो, क्या करना है, सबसे पहले उसको सर्किल कर लेना, ये बात तो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो 4 विकल्प दिया हुआ है, ठीक है। हमको पता है जो 3 व्यक्ति थे उनका तीनों का नाम हमको याद होना चाहिए, ठीक है। पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये क्रिप्स, भाई क्रिप्स 1942 वाला जो था वो क्रिप्स यहाँ पर फिर से आते हैं, ठीक है। तो ये क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ये तीनों जो थे वो कैबिनेट मिशन का पार्ट थे। ये विलियम वुड ये पार्ट नहीं थे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ये तीनों नाम यहाँ पर याद होना ही चाहिए, ठीक है। पैथिक लॉरेंस का, ए.बी. अलेक्जेंडर का और स्टेफोर्ड क्रिप्स का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को, प्रोविंस को, जितने प्रोविंस थे उनमें कितने इलेक्टेड सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कितने पॉपुलेशन के रेशियो में रहेगा, मतलब कितने जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि हर प्रांत से जाएंगे। कैबिनेट मिशन ने क्या यहां पर संख्या दिया था, ठीक है। तो बहुत क्लियर संख्या याद करना, 10 लाख व्यक्ति, मतलब 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि जो होगा वो संविधान निर्मात्री सभा में जाएगा। ये बात कैबिनेट मिशन ने यहां पर बताई थी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जो हमारी संविधान सभा है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे गए थे, ठीक है, प्रतिनिधि भेजे गए थे प्रत्येक प्रांत से 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में प्रत्येक प्रतिनिधि यहां पर गए थे, ठीक है। ये बात यहां पर आप लोगों को याद कर लेना है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, ठीक है, नहीं कब नहीं किया गया था, पूछा किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया कि कैबिनेट मिशन 1946, इसकी भूमिका सबसे ज्यादा है। देख लो भाई कहां पर दिया कैबिनेट मिशन, यहां पर आप लोग का है, इसका आंसर यहां पर बहुत क्लियरली आ गया, ठीक है। अगला कह रहा है कि जो पहली इंटरिम
गवर्नमेंट बनाई गई थी उसकी घोषणा कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंटरिम गवर्नमेंट एक अलग पोर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक अलग पोर्शन है, दोनों के लिए अलग अलग डेट है, तो दोनों की अलग अलग डेट आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है। जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई थी वो हुई थी 24 अगस्त 1946 को, ठीक है। 24 अगस्त 1946 को हमने क्या किया था, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा यहां पर की थी, ठीक है। ये जो सरकार है ये 2 सितंबर 1946 से क्या करती है, अपना कार्यभार यहां पर संभाल लेती है। ये सारे डेट बेहद इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे सर याद कैसे होगा, रट्टा मारो, ठीक है। इस बुक को फाड़ो, पानी में मिलाओ, ठीक है, मिक्सी में चला दो, घोल बना करके जूस बना के पी जाओ। एक तरीका ये है, मैंने तो ट्राई नहीं किया, बट आप ट्राई करके बताना कि याद होता है कि नहीं होता। दूसरा तरीका क्या है, सुबह उठो 4 से 5 बजे, ठीक है, एकदम मतलब अब जी जान लगा के तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। सुबह 4 से 5 बजे उठो, छत पर जाओ, सबसे सिंपल तरीका, बुक हाथ में लो, पीडीएफ बना सकते हो पीडीएफ बना लो, ठीक है। कहीं नोट्स बनाओ तो नोट्स ले लो, छत पर रट्टा मारना स्टार्ट करो, ठीक है। घूमो, टहल टहल करके क्या करो, चीजों को याद करना स्टार्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखो भाई, ये क्लियर हो गया ना। 24 अगस्त 1946 और 2 सितंबर 1946 ये इंटरिम गवर्नमेंट के लिए एक घोषणा और एक कार्यभार संभालने का डेट, ये दोनों डेट आपको यहाँ पर याद रखना। फिर कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पहली इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं था। 2010 में भी पीसीएस के मेंस से प्रश्न पूछा हुआ, ध्यान रखना। मैं कौन सा व्यक्ति क्या था मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूं, ये याद कर लेना। सी राजगोपालाचारी क्या थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे आपके। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य और कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम क्या थे, ये आपके थे श्रम मंत्री, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ लेबर में ये मंत्री थे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सी राजगोपालाचार्य शिक्षा मंत्री हो गए, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री हो गए, जगजीवन राम श्रम मंत्री हो गए, तो बचे एस राधाकृष्णन जो कि बाद में उपराष्ट्रपति बनते हैं। ये अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे, ये बात ध्यान रखना है, ये बात याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था। हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि 10 लाख, ठीक है, व्यक्तियों पर एक रिप्रेजेंटेटिव गया, लेकिन कैसे गया था, वो गया था प्रांतीय सभाओं के द्वारा, ठीक है। प्रांतीय जो स्टेट असेंबलीज थी उन्होंने क्या किया था कि उनको इलेक्ट करके भेजा था। इसका मतलब ये है कि जो प्रांतीय सभाएं थी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के आधार पर संविधान सभा का निर्माण यहां पर हुआ था। कई बार प्रश्न पूछ सकता है क्या संविधान सभा का निर्माण यूनिवर्सल निर्वाचन के माध्यम से हुआ था, सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से हुआ था, तो कहना बिल्कुल नहीं। प्रांतीय सभाओं ने अप्रत्यक्ष तौर पर 10 लाख व्यक्ति पर एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करके यहां पर भेजा था, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उस समय मताधिकार सबके पास था ही नहीं। मताधिकार किसके पास था, जो कर भरता था, जो टैक्स देता था, जो जिसके पास संपत्ति थी, ठीक है, जिसके पास कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस था, उनके पास केवल यहाँ पर वोटिंग राइट्स थे, ठीक है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। संविधान सभा की जो पहली बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने की। अब देखो, अभी हमने क्या देखा था, इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार, दो डेट हमने याद किया था, 24 अगस्त 1946 और 2 सितंबर 1946, याद रखना इन दोनों डेटों को, ठीक है। अब देखो, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात हो रही है। जो हमारी संविधान सभा है, संविधान सभा की स्थापना कब होती है, वो होती 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 ये डेट आप लोगों को याद रखना है, संविधान सभा की स्थापना वाला डेट, ठीक है। जब संविधान सभा की स्थापना होती है तो पहले सत्र में जो उसकी अध्यक्षता करते हैं वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका मतलब इस सत्र का आयोजन इसलिए किया गया था कि हम एक स्थायी अध्यक्ष को चुन पाए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां पर अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की अध्यक्षता संभालेंगे, लेकिन संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये बात आप लोग को याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 की ये घटना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके 2 दिन बाद जो सेकंड सेशन होता है वहां पर क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट जो चेयरपर्सन वो यहाँ पर इलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो भाई, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था, 1995 में प्रश्न पूछा हुआ है। 9 दिसंबर 1946 डेट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। मतलब मैं इतना बता रहा हूं कि अगर आप ये सब डेट याद कर लिए ना, प्रीवियस ईयर के डेट्स, ठीक है, आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, मतलब भारत को संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा। ये पारित किया गया था
22 जनवरी 1947 को, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को हमने ये पारित किया था कि हम भारतीयों के लिए एक संविधान पेश करेंगे, ठीक है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर पेश करेंगे, ये बात ध्यान में रखना। इसमें आपको यहाँ पर ध्यान भी होगा तो जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके प्रस्तावना प्रियम्बल का रूप यहाँ पर ले लेता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। मैं अच्छा एक बात और समझना, मैं इस पूरी क्लासेस को बाइलिंगुअल रखने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपना एफर्ट कर रहा हूँ कि जहां पर की टर्म्स है वो हम बाइलिंगुअल लेकर के चले। अब चूंकि ये जो बुक है ना, ये बुक इंग्लिश में आती ही नहीं है, तो मैं कहाँ से, मतलब हमारे पास चूंकि रिसोर्स बहुत सीमित है, ठीक है। तो मेरा कोशिश ये है कि मैं बाइलिंगुअल टर्म्स का प्रयोग करूँ। मुझे जहां जहां लग रहा है कि भाई ये टर्म कंफ्यूजिंग है, मैं बाइलिंगुअल टर्म का प्रयोग कर रहा हूँ। अगर आप इंग्लैंड में पैदा नहीं हुए हैं तो आपके लिए क्लासेस बहुत इजीली समझ में आ रही होंगी, ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आपके सजेशन, आपके फीडबैक हमेशा मेरे लिए मतलब स्वीकार है, ठीक है। चलिए, तो जो ऑर्डिनेंस रिजोल्यूशन है वो भी ध्यान रखना कि पंडित नेहरू ने उसको प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब देखो 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, 2010 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। 4 स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव ऑर्डिनेंस रिजोल्यूशन का जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड कह रहा है कि उद्देश्य का जो प्रियम्बल है या फिर जो आपका ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। सही बात है, ठीक है। प्रस्तावना की बात कर रहा है यहाँ पर ये। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब तो भारत कर लेना उसको, हम भारत के लोग, ठीक है। तो ये हम या फिर वी, ये जो टर्म है ना, ये भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों ने संविधान को आदेशित किया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये तो गलत बात है ना, हम मोदी जी को या फिर हम राष्ट्रपति को थोड़ी वोट करते हैं। हम जिनको चुनते हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो जाकर के वहां पर वोट करते हैं। वो एक इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, वहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन वहां पर होता है, ठीक है। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना। 1, 2 और 3 इसका यहाँ पर क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अब देखो भाई, कह रहा है कि संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कुल कितने सेशन यहाँ पर लिए गए थे। देखो भाई, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। 26 नवंबर 1949 1949 26 नवंबर 1949 जब कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था, इस पर साइन किया गया था, उस दिन तक 11 सेशन यहां पर हो चुके थे, ठीक है। इसके बाद एक सेशन और होता है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को एक सेशन होता है जहां पर कुछ कुछ प्रतीक हम यहाँ पर फिर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 11 + 1 टोटल 12 सेशन जो है संविधान के निर्माण में हुए थे। अगर हम इसको डेट और ईयर वाइज याद करें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। ये डेट याद रख लेना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इतने दिनों में हमने संविधान का निर्माण किया है। एक बहुत लंबा ड्यूरेशन था, 12 सेशन टोटल यहाँ पर हुए थे, और 12 सेशन के बाद हमने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण अपने यहाँ पर कर लिया था। ये बात आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। अब देखो भाई, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। बता, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। ये कौन था? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे उनका नाम था BN राव, ठीक है। क्या नाम था? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। BN, ये बेनेगल और ये नरसिंह, तो बेनेगल नरसिंह राव जो थे, BN राव, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, उनको हमने संविधान सलाहकार यहाँ पर नियुक्त किया था। संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? ध्यान रखना, संविधान का अंतिम प्रारूप की बात नहीं कर रहा है। संविधान का जो प्रथम प्रारूप है, जो मूल प्रारूप है, वो किसने तैयार किया था उसकी बात यहाँ पर की जाए, ठीक है। तो इसको तैयार किया था जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, BN राव, उनके द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो BN राव के द्वारा संविधान का पहला ड्राफ्ट, पहला प्रारूप तैयार किया गया था यहाँ पर, ठीक है। बाद में जो ड्राफ्ट कमेटी थी वो उसको फाइनल प्रस्तुत करती है, लेकिन ध्यान नहीं रखना कि BN राव ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब देखो भाई, अब यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बाउंसर क्वेश्चन है। मैं कहूंगा ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं माफ कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो मैं कहूंगा ऐसे क्वेश्चंस को भूल जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब देख लो क्वेश्चन था क्या कह रहा है कि संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। अब तो यार ऐसे प्रथम वाचन भी, द्वितीय वाचन भी, तृतीय वाचन भी याद करो तब तो वो संभव थोड़ी है याद कर पाना, ठीक है। तो इतने डेट तो मैं नहीं याद कराऊंगा आप लोगों से, तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था?
ठीक है, भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा था। आपको पता है कि हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया था। ये हमारा 11th सेशन था और इस समय संविधान जो था हमारा वो पूरी तरीके से तैयार यहाँ पर हो चुका था। ठीक है, तो आई होप कि पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगा। अब देखो, अच्छा यहाँ पर एक बात और याद रखना, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जो 26 नवंबर 1949 है ना, इस दिन केवल संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित नहीं किया गया था। ये स्टेटमेंट प्रस्तावना में लिखा गया, ठीक है, कि हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। केवल यही नहीं हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान का एक बहुत बड़ा पोर्शन, मतलब बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा पोर्शन, लेकिन पोर्शन था, उसको हमने लागू भी कर दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे पहली बार जब लागू हुआ था वो था 26 नवंबर 1949। इसमें पूरा लागू नहीं किया गया था, हमने कुछ यहाँ पर प्रोविजन को स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हमने सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया था, हमने अंतकालीन संसद को लागू कर दिया था, हमने अस्थायी और संक्रमणकालीन कुछ उपबंध थे उनको हमने यहाँ पर लागू कर दिया था। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 एक ऐसा डेट है जब संविधान में कुछ कुछ प्रोविजन स्टार्ट हो गए थे, लेकिन संविधान कंप्लीट तौर पर लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही, मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप गलत कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। भाई किसने अधिनियमित किया होगा, जो साइन कर रहा है, साइन कौन कर रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा जो थी वही साइन कर रही थी वहां पर, तो उसने ही इसको अधिनियमित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुछ 4 घटनाएं दी गई है, उनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है, कालानुक्रम में लगाना है। पहला क्रम क्या कह रहा है, ड्राफ्ट कमेटी की नियुक्ति। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित, इसका डेट तो याद हो गया होगा अभी तक, तब से बक रहा हूं मैं, 26 नवंबर 1949। संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, संविधान की पहली बैठक याद है 9 दिसंबर 1946। बुला नहीं लगे भाई, हमको लग रहा है तुम्हें बुला जाता बड़ा जल्दी। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946। अब एक बात समझना, आपको 3 यहां पर आंसर पता है, ये आपको पहला वाला पॉइंट अभी नहीं पता है, तो क्या आप इन 3 पॉइंट के आधार पे आंसर निकाल सकते हो, पर सोच लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, चौथा वाला रखेंगे, चौथे का तो हम रखेंगे अंगीकृत, मतलब दूसरा, फिर हम रखेंगे तीसरा। अब हमको 1 कहां पर आएगा ये नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 का हमको डेट नहीं पता, तो मैं 1 को इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4, 2 और 3 ये क्रम होना चाहिए। ठीक है, 4, 2 और 3, 4, 3 और 2, तो मतलब सेकंड वाला तो गलत है। ठीक है, तो सेकंड वाला ये मतलब सी वाला ये तो गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, आंसर तो बहुत इजीली आ गया पहले से ही। अब एक बात और समझना, मानो आपको कंफ्यूजन अभी भी रह जाती इनको सोचने के बाद भी, जो ड्राफ्ट कमेटी है ना, ड्राफ्ट कमेटी को कब बनाया गया होगा, ऑब्वियसली जब संविधान की पहली बैठक हुई होगी उसके बाद ही तो बनाया गया होगा, तो संविधान की पहली बैठक के बाद आप रख दो ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, तो चौथे के बाद पहला कर दो, फिर दूसरा तीसरा कर दो, इजीली बहुत यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं बहुत क्लियर बताया हूँ चीजें, आई होप चीजें आप लोग यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखो भाई, अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, हम लोग 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर और देखेंगे, तो हमारा लगभग कुछ पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सही बात है भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, इस बात को मानते हैं। अगला कह रहा है कि इसको एक गृहीत संविधान, मतलब गृहीत मतलब कि ग्रहण किया हुआ, कहीं और से ग्रहण किया हुआ संविधान भी कहा जाता है। दरअसल ये स्टेटमेंट भी सही है, नेगेटिव लगता है लेकिन स्टेटमेंट सही इसलिए कि हमने अपने संविधान को पूरे विश्व के संविधानों से पढ़ करके, उसका स्टडी करके, सबकी अच्छी अच्छी बातों को हमने एक्सेप्ट किया, अच्छी बात है ये। ठीक है, तो गृहीत संविधान भी कहा जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गए, सही हो गए। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है ना, असर्शन रीजनिंग जब आप क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है बस, कि ये इसकी व्याख्या है कि नहीं है। ये बात समझना, अगर आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो और उन दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट गलत साबित हो गया, तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, फिर तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, फिर तो बस इन सी और डी में से एक आंसर आपका हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो रहा तो दिक्कत यहां पर यह था कि वो उसकी व्याख्या सही प्रकार से करता है कि नहीं करता है, ये सबसे बड़ा डाउट है। अब कह रहा है कि संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, दूसरा कह रहा है कि गृहीत संविधान है, तो दोनों व्याख्या नहीं कर रहा है, कारण कथन की व्याख्या यहां पर नहीं कर रहा है, जो रीजन है वो असर्शन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो मैं व्याख्या यहां पर नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा इसका आंसर बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या दिया हुआ है, बी सही भी दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो, किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए।
सुझाव आप सबको पता है, बड़ा फेमस सुझाव है, महात्मा गांधी जी ने दिया था। हालांकि महात्मा गांधी जी मुझे लगता है उस समय पूरा नहीं कर पाए थे, तो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इस लक्ष्य को पूर्ति करने में लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट लग रहा है ऐसा कि ये कुछ चीजें होने वाली है। अच्छा, इसके पीछे राजनीतिक बहस एक अलग मुद्दा है, ठीक है, छोड़िए इसको। मतलब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आजादी के पश्चात कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। ठीक है, परिवारवाद शामिल हो गया, जहां भी परिवारवाद शामिल होगा वो बर्बाद होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अब देखो, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। ये किसका कथन है? कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स है, निर्माण करता है, उन्होंने जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, उनके हितों और भावनाओं को सही महत्व नहीं दिया। किसने कहा? 4 नाम दिया, चारों अंग्रेजों का नाम है, पता कुछ नहीं है। इन चारों नाम में से एक नाम केवल मैंने सुना है, आइवर जेनिंग्स का। ठीक है, कई बार इसने प्रीएम्बल के लिए भी कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो आइवर जेनिंग्स का सही आंसर भी याद भी कर लो। अब याद क्या करना है कि आइवर जेनिंग्स ने यह कहा था, जेनिंग्स महोदय ने, कि जो माइनॉरिटी है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। एक स्टेटमेंट यहाँ पर याद करना है। अगला स्टेटमेंट फिर यहाँ पर है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ठीक है, संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था। स्टेटमेंट किसने कहा था? स्टेटमेंट कहा था आपका ग्रीनवेल ऑस्टिन ने। ठीक है, ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो कांग्रेस है और कांग्रेस जो है वो भारत है। ठीक है, ये 1947 से पहले घटना है। कांग्रेस का महत्व तो बहुत खतरनाक था उस टाइम पे। ठीक है, आप देखो तो भारत में जितने व्यक्ति थे, ठीक है, सब कांग्रेस में कभी ना कभी शामिल रहे हैं, कभी ना कभी, भले बाद में छोड़ दिया, पहले छोड़ दिया, नहीं शामिल हो, जो भी चीज रहा, लेकिन कभी ना कभी वो कांग्रेस में शामिल रहे, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी जनसंख्या का नेतृत्व कर रही थी वहां पर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, हमने एक बहुत लंबा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन हमारा इसका लास्ट है। एक बार देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? कुल कितनी महिला सदस्याएं थी, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। तो इसका आंसर बेहद सिंपल है, 15। याद कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में टोटल 15 मेंबर्स, यहाँ 15 महिलाएं यहाँ पर शामिल थी। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, इसको आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, मैं बहुत एग्जैक्टली बस क्वेश्चन ही दिखाऊंगा। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, ये 1991 में प्रश्न आया था। क्वेश्चन नंबर सबसे नीचे जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये संविधान निर्मात्री परिषद जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल थी, उसकी झंडा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। मैं भी देखूं भाई आप लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन कितना तैयार है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में 4 विकल्प है, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और अंबेडकर जी। ठीक है, इन चारों में से एक सही आंसर है। आपको बताना कि झंडा कमेटी का अध्यक्ष यहाँ पर कौन था। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक, अपना सजेशन और सबसे जरूरी अपना सपोर्ट, ठीक है, बना के रखिए। हमने 0 से स्टार्टिंग किया है। ठीक है, और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जिन्होंने बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन को ब्रेक कर दिया था, क्योंकि मार्च में पेपर होने वाला, 17 मार्च को पेपर कैंसिल होता है, लंबे समय तक टलता जाता है, कोई अभी तक भी डेट क्लियर नहीं है हमारे पास। हम भी जो अभी 150 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं ना, एक अंदाजा लेकर के चले, मुझे पता नहीं कि कब एग्जाम होने वाला है, लेकिन हम टारगेट लेकर के चले कि 150 दिन में लगभग एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आपने जितना ब्रेक किया ना, उस ब्रेक को कंटिन्यू करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हम और निशान सर जो यहाँ पर चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ ऐसी सीरीज, ऐसी क्लासेस, ऐसा डिस्कशन आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो क्लासेस ज्वाइन करो, फ्री क्लासेस दें, फ्री सीरीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सबसे बड़ी बात है आपका सपोर्ट। आप जितना चैनल की वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों से शेयर करोगे, हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एक बात की गारंटी और दे रहा हूँ, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, मैं उतनी स्पेशल और उतनी कंक्रीट टॉपिक बेस्ड सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपका सपोर्ट जरूरी है। मैंने बहुत सी स्पेसिफिक क्लासेस आप लोगों के लिए सोच कर रखा कि ये चीज़ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।